screen? क्यों भाई हो रहा है? रिकर्शन, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, रिकर्शन पे बात करते हैं। कोई बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिकर्शन? व्हेन फंक्शन कॉल itself again हाँ, and तो again. बड़ा ये अजीब सा डेफिनेशन हम लोग बोल देते हैं, सेम फंक्शन कॉलिंग एंड समथिंग और। बट अगर आप बोलो तो रिपीटेशन अपने आप में, रिपीटेशन जो है, रिपीटेशन ऑफ सेम वर्क, वर्क डन, so repetition of same work done is called recursion. Same thing is called loop. Same thing is called loop. है ना? What is the definition of loop? Repetition of same thing is called loop. Repetition of same amount of thing is called loop. Repetition of same work done is called recursion. If you see real life, कहाँ पे recursion आपको दिखाई पड़ता है? कहाँ दिखाई पड़ता है? तो जैसे आपका चलना जो है वो सेम रिपीटेटिव स्टेप्स हैं। जैसा आप पहला कदम चलते हो वैसे ही आप दूसरा कदम चलते हो, वैसे ही आप तीसरा कदम चलते हो, वैसे ही आप चौथा कदम चलते हो। तो ये भी एक एग्जाम्पल है रिकर्सन का। योर ब्रीदिंग, ये भी एक रिकर्सन का एग्जाम्पल है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सेम पैटर्न, इनहेल एक्सेल, तो इट इज ऑल्सो द सेम रिपीटेटिव वर्क। और बताओ, चलो बताओ, रियल लाइफ में रिकर्सन कहाँ देखा जाता है? बताओ भाई, सोचो जरा। मूविंग फैन, मतलब फैन चलता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मूविंग फैन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर। मूविंग फैन इज द राइट आंसर, मूविंग फैन। हाँ, और थोड़ा सा सोचें। योर डे, योर वीक, है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे and something like Saturday, and it goes for the infinite kind of thing. So this is also a recursion. Your day, है ना, 24 hours, फिर again से 24 hours, फिर again से 24 hours. This is also a recursion. This is same as the looping. Looping and recursion is not different. You can say recursion और loop एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना? ये रहा सिक्का, सिक्का का एक पहलू रिकर्सन है, एक पहलू लूप है। अगर लूप समझ में आ गया तो रिकर्सन समझ में आ जाएगा, रिकर्सन समझ में आ गया तो लूप समझ में आ जाएगा, कोई झंझट नहीं है। तो ये रिकर्सन, फॉर एग्जांपल, आपका अब रिकर्सन हमारे दो तरीके के होते हैं। अगर नेचुरल रिकर्सन को देखने जाओगे, रियल लाइफ में रिकर्सन को देखने जाओगे, तो रिकर्सन हमारे दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे रिकर्सन होंगे जो इनफाइनाइट होंगे, और एक ऐसे रिकर्सन होंगे जो फाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट रिकर्सन क्या होंगे? जिसमें आपका रिपीटेशन इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है। और फाइनाइट रिकर्सन क्या होगा? जिसमें किसी टाइम इंटरवल के लिए चल रहा है। तो जैसे आपके दिनों का आना, दिस इज द फाइनाइट रिकर्सन और इनफाइनाइट रिकर्सन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, दिस इज द फाइनाइट और इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल, योर ब्रीदिंग, डरने की जरूरत नहीं है। योर ब्रीदिंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट। फाइनाइट हो मर गए, फाइनाइट हो गया ये तो है।
So if you see the recursion, two kinds of recursion is there: infinite recursion, finite recursion. But infinite recursion से हमें कुछ मिलेगा नहीं यूजफुल, क्योंकि हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते. You can calculate the number of days in the universe. Can we calculate the number of days in the universe? No, sir. No, not possible. But can we calculate our breath? अरे कर ही सकते हैं. ब्रीथ कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? एक दिन में आदमी 86,000 टाइम्स ब्रीथ करता है. इसका मल्टीपल कर दो जितने दिन जियोगे. तो लगभग 1 मिनट में 10 सांस लेता है आदमी. ऐसा देखा गया अलग अलग आदमी का. तो ब्रीदिंग जो है वो आपकी फाइनाइट है. तो हम स्टडी करेंगे फाइनाइट रिकर्सन की, जो हमारे काम आएगा. फाइनाइट रिकर्सन. फाइनाइट रिकर्सन का डेफिनेशन क्या होता है? फाइनाइट रिकर्सन का डेफिनेशन होता है दो चीजों से मिलकर. एक चीज होती है कि आपको टर्मिनेशन कंडीशन चाहिए, आपका रुकना जरूरी है, और फिर आपका रिपीटेड टास्क चाहिए. रिपीटेड टास्क चाहिए. अब आप ये मत कहने लगना ये थ्योरी चल रही है भैया, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मुझे पढ़ा लेने देना, वरना आप लोग अपना जजमेंट करने लगोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी. तो फाइनाइट रिकर्शन है टर्मिनेट. क्यों टर्मिनेट करना है, कोई बताएगा? क्यों टर्मिनेट करना है? सर टर्मिनेट नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट टाइम चलेगा. इनफाइनाइट चला जाएगा और हमारे काम का नहीं होगा. आउटपुट नहीं मिलेगा. कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, हमारे काम का नहीं. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या इन दोनों के ऑर्डर मैटर करते हैं, या किसी भी ऑर्डर में इन दोनों को रखा जा सकता है? ऑर्डर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के ऑर्डर मैटर करते हैं, या इन किसी भी तरीके से रखा जा सकता है घुमा फिरा के? नो सर, मैटर करते हैं. मैटर करते हैं. क्यों मैटर करते हैं? सर अगर स्टार्टिंग में हो जाएगा तो लूप में चले जाएगा ना. लूप एक में स्टार्ट चलेगा. टर्मिनेटिंग रिकर्सन तो लूप में कंडीशन. जाता ही है. कौन कहता है रिकर्सन लूप में नहीं जाता? रिकर्सन तो लूपिंग होती ही है. रिकर्सन का मतलब लूपिंग ही होता है. ये कंडीशंस मैटर क्यों करेंगी? इनका ऑर्डर मैटर करेगा. मतलब 1 के बाद 2 जरूरी है, या 2 के बाद 1 भी आ सकता है? सर One 2 के के बाद बाद 1 आना चाहिए ना. मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको आंसर देना है. सर 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 क्योंकि ये नहीं कह आना रहे हैं चाहिए. 2 के बाद बनाएगा. और कोई? 1 के बाद 2. 1 के बाद 2. ऐसा क्यों 1 के बाद 2? से हम कोई रिकर्जन का प्रोग्राम बनाते हैं हाँ? तो स्टार्टिंग कंडीशन जैसे कोई हम अब रिकर्जन इस का चीज को प्रोग्राम समझना है बहुत अच्छे से. मजा आएगा आपको. रिकर्सन पढ़ के ऐसा लगेगा. बस आपको पेशेंस रखना है, मेरे पे बिलीव रखना है और पेशेंस रखना है. मैं सब कराऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, लेकिन आराम आराम. तो जरा देखना, एक फंक्शन, एक टास्क है ए. इसने ए को रिपीट किया, अपना रिपीटेशन यहीं पे कॉल कर लिया, और यहां पर इसने कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन दी. तो क्या यहां से जब उसकी मुलाकात खुद से हो गई, खुद से मुलाकात हो गई, तो फिर खुद के पास चला गया, फिर खुद खुद को ढूंढने चला गया, फिर खुद के पास चला गया, फिर खुद को ढूंढने चला गया. क्या कभी हम इस कंडीशन को मीट कर पाएंगे? नो सर. नहीं कर पाएंगे. तो डेफिनेटली इन कंडीशन का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ऑर्डर मिस कर देंगे तो आपका सारा खेल खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो पहले तो आपको हमेशा टर्मिनेटिंग कंडीशन रखनी पड़ेगी, और दूसरे में आपको रिकर्सिव कंडीशन या रिपीटेटिव टास्क रखना पड़ेगा. रिपीटेटिव टास्क. तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि सेम टास्क में एक कॉल कर रहा हूं, और यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन लगी हुई है, और यहाँ पे हमने फिर ए को कॉल कर लिया. तो जब जब हम ए तक पहुंचेंगे तब तब हम इस टर्मिनेटिंग कंडीशन को चेक करते हुए बढ़ेंगे. ये टर्मिनेटिंग कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये टर्मिनेटिंग कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. अगर टर्मिनेटिंग कंडीशन ट्रू हो गई तो हम यहीं रुक जाएंगे. अगर फॉल्स हो गई तो हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, और फिर हमारा मुलाकात जो है ए से हो जाएगा. तो अब ये प्रॉपर है, ये टर्मिनेट हो सकता है रिकर्सन, है ना. तो ये इसका गोल गोल घूमना बंद हो सकता है.
वरना इसका तो गोल गोल घूमना पहले वाले का बंद ही नहीं हो सकता था। तो इसी को अपन बोलते हैं ऑर्डर। अब ऑर्डर में अगर आप बात करोगे रिकर्सन की, तो रिकर्सन की टर्मिनेटिंग कंडीशन के बारे में कोई बता सकता है कि रिकर्शन का जो टर्मिनेटिंग कंडीशन होगा वो क्या होना चाहिए और रिकर्सिव स्टेप क्या होना चाहिए? एनीबॉडी? सर 2p 0 पे या 1 पे? तो वो सर डिपेंड टर्मिनेटिंग कंडीशन करेगा कुछ भी हो सकती है जो आपको रोकने का काम करे, और रिकर्सिव स्टेप कुछ भी हो सकता है जो बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा हो, बिल्कुल इसके जैसा, है ना? जो काम यहाँ कर रहे हैं वही काम इन टर्म्स ऑफ हियर आप कर रहे हो, आप यहाँ कर रहे हो। रिमेंबर दैट, काम में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, उसके तरीके में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो सर क्या आप इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं हमें? अच्छा, कोई एग्जाम्पल जो हमारे स्टडी में हमने बहुत सारा किया हो। हाँ भाई, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 4, कोई बताएगा रिजल्ट कितना आएगा? तो अरे 12। 12। इस 12 का रिजल्ट अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये आता है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। ये 3 को 4 बार जोड़ दो, काम आपका हो जाएगा। यानी जो काम आप यहाँ कर रहे हो वही काम आप यहाँ कर रहे हो, इसके साथ कर रहे हो, वही काम आप इसके साथ कर रहे हो, है ना? तो पहले आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और जो नेट रिजल्ट आया उसमें +3 को ऐड कर दिया, जो नेट रिजल्ट आया उसमें +3 को ऐड कर दिया। तो आप क्या कर रहे हैं कि जो भी नेट रिजल्ट आ रहा है उसमें बस +3 को जोड़ते जा रहे हैं। ऐसा करते 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 आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। जो भी नेट रिजल्ट है आपके सर्किल का उसमें +3 को जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, यानी हम हर स्टेप पे वही काम कर रहे हैं। देखना, जब हमने 3 + 3 किया तो भी वही काम किया, नेट रिजल्ट को +3 के साथ जोड़ा। अब +3 किया तो नेट रिजल्ट को +3 के साथ जोड़ा। अब +3 किया तो नेट रिजल्ट को +3 के साथ जोड़ा। कुछ भी नहीं है, हर स्टेप। अब देखना, आप हर जगह, दिस इज कॉल्ड स्टेप 1, दिस इज कॉल्ड स्टेप 2, दिस इज कॉल्ड स्टेप 3। आप 1 पे भी वही चीज कर रहे हो, 2 पे भी वही चीज कर रहे हो, 3 पे भी वही चीज कर रहे हो। आप कुछ अलग नहीं कर रहे, आप बस नेट रिजल्ट को 3 में जोड़ दे रहे हो, और ऐसा आप हर बार कर रहे हो। तो क्या ये रिकर्सन का एग्जाम्पल है? क्या ये रिकर्सन का एग्जाम्पल है? यस सर है। बिल्कुल रिकर्सन का एग्जाम्पल है। तो सर क्या हम मल्टीप्लिकेशन को इन टर्म्स ऑफ रिकर्सन सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, 200% सोच सकते हैं। और कैसे सोच सकते हैं सर? अगर मैं बात करूं 3 इंटू 4 की, तो 3 इंटू 4 क्या कुछ ऐसा नहीं है? 3 इंटू 3 प्लस 3, this 3 into 3 is nothing, 3 into 2 plus 3, this 3 into 2 is nothing, 3 into 1 plus 3, and this, at this point I will backtrack, I will backtrack, I will backtrack, है ना? जहां पर भी हमें पता लगेगा कि अपने को रुकना है वहां अपन रुक गए। तो 3 into 1 यानी 3 into 1 यानी जैसे ही हमारे इस पैरामीटर की वैल्यू 1 हो गई, हम स्टॉप हो गए, रुक गए। और हमने क्या किया, हमने नेट रिजल्ट को 3 में स्टोर किया, और जो रिजल्ट आया उसको पीछे पेरेंट में स्टोर कर दिया, 6 आ गया, 6 को 3 में ऐड किया, रिजल्ट जो आया उसको यहाँ पर स्टोर किया, 9, 9 प्लस 3, 3 ऐड किया और उसको पेरेंट में स्टोर कर दिया। अगर आप बात करें तो क्या सर कुछ ऐसा हो रहा होगा?
क्या कुछ ऐसा हो रहा होगा? क्या कुछ ऐसा हो रहा होगा? क्यों भाई? यस पहले yes, एकदम sir. एकदम पहले बॉटम तक पहुंच गए। बॉटम में आपने पता कर लिया कि एंड नेट रिजल्ट कितना है, तो एंड नेट रिजल्ट यहां से पता लगा आपको 3 है। फिर इसको +3 में जोड़ के पेरेंट को वापस कर दिया, फिर पेरेंट में +3 को जोड़ के उसके पेरेंट को वापस कर दिया, फिर उसके पेरेंट में +3 को जोड़ के उसके पेरेंट को वापस कर दिया, और रिजल्ट आ गया 12। क्या लगता है? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। एम आई? हाँ, बहुत बढ़िया। बात समझ में आ रही हो तो सारे लोग यस करें जरा जोर से। यस Yes, सर। sir. हाँ जी। तो अब मैंने कहा कि 3 into Yes, sir. 4 को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया प्रोग्रामिंग में, मैथ में, जिसको बोला मैंने मल 3,4, जो 3,4 को मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट 12 दे देगा। झंझट खत्म, कैलकुलेटर की तरीके से 3 into 4 मारा, रिजल्ट आ गया 12। और उसको करने का काम एम्यूएल 3,4 कर रहा है। ठीक है। अगर मैं 3 into 4 को ऐसे लिखूं, 3 into 3 plus 3, तो इन टर्म्स ऑफ मल ये क्या लिखा हुआ है? अगर मैं मल के फॉर्म में इसको लिखना चाहूं 3 into 3 को, तो क्या लिखा हुआ है? 3 into 3 को मल से कैसे रिप्लेस कर सकता हूं अगर 3 into 4 की वैल्यू मल 3,4 है? सर मल अगर थ्री हमने n थ्री मल कॉमा n टू लिया है ना वैल्यू, हाँ, अगर हमने 2 वैल्यू पास करी है फंक्शन में, नहीं, मुझे सिंपल, वो तो पास हमें कोई मतलब ही नहीं है फंक्शन। मैं तो कह रहा हूँ कि 3 into 4 को मल 3,4 बोलेंगे, तो 3 into 3 को क्या बोलेंगे? मल 3 into 2 3,2 ना, फिर मल कंफ्यूज हो रहे हैं। 3 3, कॉमा n माइनस 1 मतलब एक 3 है, एक 4 है, तो मल में एक 3 है, एक 4 है। और सर अगर एक इस माइनस एक में जगह 3 है, दूसरी जगह 3 है, तो मल में कितना होगा? सर मल 3,3 प्लस 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3, ठीक। मल 3,3 और 3 into 4 क्या है इन टर्म्स ऑफ मल? 3, 4 प्लस 3। मल 3,4 है। क्या ये चीज अगर आप देखने गए तो क्या ये हम किसी भी जनरल पैरामीटर के लिए बोल सकते हैं? क्या यहाँ 10 करें और यहाँ 20 करें तो सर क्या लिखेंगे? सर अंदर लिख देंगे मल 10,20, और कोई बताएगा यहाँ क्या लिखेंगे? मल 10 को 20 बार जोड़ना है, तो 10 को 10,19 प्लस 10। 19 बार कर दो और एक 10 बाहर लगा दो। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। एम आई राइट और रॉन्ग? sir, right. हाँ राइट जी। सर। तो अब मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं इन जनरल। अगर मैं मल a, b लिखूं, यानी a को b बार जोड़ना है, तो यहां पर मुझे मल में क्या देना पड़ेगा? सर a b -1 करेक्ट। minus a 1 को b plus माइनस a 1 सर -1 प्लस इतना plus कर दो a. और एक भी बाहर चिपका दो। जी सर। और जैसे A ही रखेंगे ना? सर, sir, a सर रखेंगे. ए रखेंगे ना? हाँ बाहर ही, बहुत तब जाग रहे हो आप। तो अपन रखेंगे। अब ये बताओ कि ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट। राइट में कितना आ जाए कि हम रुक जाएं? सर बी की वैल्यू 0। 0 भी कर सकते हैं, 1 भी Sir, कर सकते 1. हैं, 0 1 कुछ भी कर सकते हैं। 0 करेंगे तो 0 A की लेंगे पावर टर्मिनेटिंग 0 कंडीशन, 1। लेकिन 1 ले लो तो इससे सही रहेगा। 1 में 1। झंझट नहीं है। तो आपका जिस समय ये वाला राइट वैल्यू, राइट में कौन था? राइट में था आपके बी बी। राइट में बी। ये है, देखो ये असली बी है, ये राइट में बी है। और जैसे ही ये राइट वाला बी 1 होगा, वैसे ही आपको मिल जाएगी टर्मिनेटिंग कंडीशन। मानते हो ये बात?
सर Yes. 1 पे टर्मिनेशन कंडीशन क्यों मिलेगी? 1 पे ही तो मिलेगी टर्मिनेटिंग कंडीशन। सर 1 पे वो 0 हो जाएगा, पर मिलेगी क्यों 0 पे? 1 पे 0 क्यों हो जाएगा? a,1 सर इसमें ये a,1 b की वैल्यू जैसे ही सर 1 हो गई ओके सर, हाँ इटसेल्फ यही हो सर जाएगा, ठीक है सर। उस समय हम इस फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे जिस समय हमारा राइट साइड 1 आएगा? बहुत बढ़िया, सोच के बताएं। ए। सर ए। हाँ बस बिल्कुल सही बात। ए ले लेंगे तो जो लेफ्ट में पड़ा है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो लेफ्ट में जो पड़ा है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी ए। और बस यही काम है, यानी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या निकली? इफ बी इक्वल टू 1 देन रिटर्न ए ए ए। ए। बहुत बढ़िया, ये आ गई टर्मिनेटिंग कंडीशन। भैया इसको तो बनाना है पहला स्टेप, हमें इसको तो बनाना है, हमें इसको बनाना है स्टेप 1। स्टेप 2 किसको बनाना है? स्टेप 2 सर Else. आपने बोला था सेम रिपीटेटिव टास्क। एल्स रिटर्न मल ए कॉमा बी क्या माइनस 1। सर बिल्कुल इस फंक्शन का नाम बिल्कुल इस फंक्शन के नाम जैसा है? हाँ भैया Yes, sir. बिल्कुल है। क्या दोनों के पैरामीटर बिल्कुल एक जैसे मैच कर रहे हैं? हाँ भैया दोनों के पैरामीटर ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी ए बी माइनस 1 मतलब ए बी है। तो क्या यहाँ पर सेम फंक्शन कॉलिंग हो रही है? क्यों भाई? यस सर। सेम फंक्शन कॉलिंग। तो सर Yes, sir. ये आपने रिपीटेड टास्क लिख दिया, ये रिपीटेड टास्क मतलब अगर आप इसको लिखने जाएंगे एक लाइन में समराइज करेंगे तो a कॉमा बी इक्वल टू एम यू एल ए बी माइनस 1 प्लस ए इफ बी इक्वल टू 1 रिटर्न 1 एल्स दिस मतलब मैंने एल्स ऊपर लगा दिया, आप इफ ऊपर लगा देना, एल्स नीचे लगा देना, जगह नहीं थी तो नीचे। तो ये हो गया क्यों भाई? इफ b इक्वल टू 1 रिटर्न a else mul a b माइनस 1 प्लस a। यही हुई रिकर्सिव डेफिनेशन। क्यों क्यों भाई? सर कैंसिल मत करो, नोट करना है। हाँ सर नोट करना है, अभी कट मत करो। तो भैया नोट। अब इसमें देख लो, आप कहीं भी आपको बेसिक सी की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी, जब आपको कोई झंझट है आपको रिकॉर्डिंग वाले में लगा दिया करो, तो आप रिकॉर्ड कर लिया करो लेक्चर को। ठीक है, आगे बढ़े भाई, बताओ सर, फटाफट खत्म करना है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ये अपन ने हटा दिया। अब फटाफट आप लोग सोच के बताओगे कि जो जो मैं अब पूछूंगा उसका रिकर्सन कैसे बनेगा, उसकी रिकर्सिव डेफिनेशन कैसे बनेगी, वो आपको सोच के बताना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। a into b means sorry a to power b means 2 to power 3. Result is a. Define the recursive condition. Find the recursive condition. A into b तो कैसे? तो 2 to power 3 का मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन, ऐसा ही है ना? यानी 2 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन इंटू 2 का 1 बार मल्टीप्लीकेशन इंटू 2 का 0 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन इंटू 2 एंड नाउ
goes back. This result is 2. 2 into 2, result is 4. 4 into 2, result is 8. Everybody is clear? क्या बिल्कुल ऊपर जैसे ही काम हो रहा है? Yes, sir. तो भाई हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल वही काम है. अगर हम 2 to power 4 लिख देते तो क्या होता? 2 to power 3 into 2, 2 to power 2 into 2, 2 to power 1 into 2, 2 to power 0 into 2. Back, 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 back. ठीक है. अब क्या इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन डिफाइन करेंगे आप लोग? सर b if b equals to 1 return a. हाँ, तो इसका a 2 into 4 को लिख दिया मैंने 2 to power 4, सॉरी 2 to power 4 को लिख दिया मैंने पाव फंक्शन, है ना, पाव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया. तो 2 into 4 equal to 2 to power 4 equal to POW 2,4, this POW 2,4. क्या 2 into 4 अगर POW 2,4 है तो 2 into 3 कितना होगा? पाव 2,3. आओ कमर 2 to power 4 को अगर हम देखें तो क्या हम ऐसे लिख सकते थे? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते. ये क्या था हमारा? ये था पाव 2,4. तो 2 to power 3 क्या होगा हमारा? पाव 2,3 और इंटू. तो क्या ये रिकर्सिव डेफिनेशन लिख गई प्रॉपर? अगर मैं सर इसकी जगह पावर 3,10 करता तो क्या होता? पावर 3,9 3,9 into 3. इंटू 3 इंटू 3 और 2, वो 3 और 9 कौन सा, लेफ्ट या राइट? So left. 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 So left. So recursive definition of power a comma b is nothing power of a comma b minus 1 plus a. What is the terminating condition? Anybody? सर कब if हम b equals to रुकेंगे? 1 then return a. 0 पे. कब हम रुकेंगे? जब ये चीज जो है, ये चीज, ये वाला राइट वाला पार्ट 0 हो जाए. 0. ये राइट वाला, ये राइट है, ये लेफ्ट है. तो राइट वाला पार्ट 0 हो जाए, है ना. राइट वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा? पावर a, 0 ये आ जाएगा. और जिस समय राइट वैल्यू 0 हो गई उस समय a टू पावर 0 रिजल्ट कितना आएगा? 1. 1. दिस इज द केस. तो ये हमने प्रॉपर टर्मिनेटिंग कंडीशन फाइंड आउट कर ली है. अगर हमने टर्मिनेटिंग कंडीशन फाइंड आउट कर ली है तो हम आसानी से बता सकते हैं क्या कि सर if पाव a, b equal to पाव a, b minus 1 into a else a, सॉरी टर्मिनेटिंग कंडीशन यहाँ चेक करेंगे. if में टर्मिनेटिंग कंडीशन चेक की जाती है, else में हमारा रिपीटेटिव टास्क लिखा जाता है. तो इसमें जो है if b equal to 0 return 1 else follow पाव a, b minus 1 into a. ठीक है सर ना? हाँ बताओ. सर अगर if b equals to 1 then return a भी कर सकते हैं ना. हाँ, अगर उसकी वैल्यू 1 ले लोगे तो a रिटर्न करना पड़ेगा. टर्मिनेटिंग कंडीशन तो आप डिसाइड कर सकते हैं क्या होगी. बाकी ये चीज क्लियर होगी.
आप फटाफट फैक्टोरियल का रिकर्सिव स्टेप बताओ सारे लोग। पर बेस्ट सॉल्यूशन तो b इज इक्वल टू 1 नहीं बेस्ट कुछ नहीं, बेस्ट क्यों, इसमें बेस्ट और वर्स्ट क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स कम रहेंगे ना सर। अरे एक स्टेप कम होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? अब आप बहुत बड़ा नंबर कैलकुलेट कर रहे हो, करोड़ों का, लाखों का, उसमें एक स्टेप कम हो गया तो क्या दिक्कत हो गई? ओके कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम का फर्क पड़ेगा और वो कोई अंतर नहीं होगा कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। अब फैक्टोरियल का बताओ फटाफट। फैक्टोरियल सर n इंटू फैक्ट n माइनस 1, हाँ, n इंटू फैक्ट n तो माइनस 1। फैक्टोरियल क्या है? 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये होता है आपका 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी हमने दी फैक्ट को, फैक्ट 5 को। फैक्ट 5 ने कैलकुलेट करके आपको दे दिया ये। तो अगर फैक्ट 5 की वैल्यू जो है वो है आपकी 5 इंटू फैक्ट 4, तो फैक्ट 4 की वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू फैक्ट 3। फैक्ट 4, फैक्ट 4 होगी फैक्टोरियल। फैक्ट 5 की वैल्यू कितनी थी? फैक्टोरियल 5। तो फैक्ट 4 की वैल्यू कितनी होगी? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी? फैक्ट 4। फैक्ट 4 यहाँ लिख दो, तो ये हुआ 5 इंटू फैक्ट 4। 5 इंटू फैक्ट 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 5। ठीक, तो यहाँ 5 था, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। यहाँ अगर 10 होता तो यहाँ कितना होता? सर 10 इंटू फैक्ट 9। 9 इंटू 10। और अगर यहाँ n होता तो सर n इंटू फैक्ट n माइनस 1। फैक्ट 10 n माइनस इंटू फैक्ट n माइनस 1। ये हमारा रिकर्सिव स्टेप आ गया फैक्टोरियल का, रिपीटेड टास्क आ गया फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका ये है। तो ये तो कहानी हुई हमारे रिकर्सन को इमेजिन कर पाने की, कि हम रिकर्सन कैसे इमेजिन कर पाएंगे। रिकर्सन इमेजिन कर पाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अगर रिकर्सन हम इमेजिन कर पाए तो हम कोड कैसे बना पाएंगे, वो चीज हम देखेंगे, है ना। कोड कैसे हम बना पाएंगे, ठीक है। तो अब इसको शुरू करते हैं अपन फैक्टोरियल के प्रोग्राम से। आई थिंक सारे लोगों ने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया ही होगा, में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाने के लिए मैं शुरू से एक बार शुरू कर दे रहा हूँ। मेन इन टेक्स्ट इक्वल टू 10 एंड मतलब स्टैटिक फैक्टोरियल ले रहा हूँ, ठीक है। और इन f इक्वल टू फैक्ट x एंड प्रिंट सर वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? सर कट रही है। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है। आ रही है, अब आ रही है? यस सर। यस सर। सर उस समय आप लिख रहे थे तब नहीं हाँ? आ रही थी, जब आप लिख रहे थे तब नहीं आ रही थी। फैक्ट 10 और ये यहाँ पे दिया इफ a इक्वल टू 1 रिटर्न 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, एल्स फैक्ट n माइनस 1 इंटू n रिकर्सिव रिपीटेड टास्क, और इसकी वैल्यू हमने एक f में सेव कर ली और यहाँ पर डिफाइन कर दिया एक f, और इस f को कर दिया हमने रिटर्न, इस f को कर दिया फाइनली रिटर्न। तो ये हमारा टास्क पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक मेथड समझना पड़ेगा कि रिकर्शन कभी भी कैलकुलेट करना होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिकर्शन कभी भी कैलकुलेट, तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, x की वैल्यू 4 कॉल हुई, 4 फैक्ट x हो गया। फैक्ट x सबसे पहले क्या कॉल होगा, फैक्ट x, और x की वैल्यू कितनी है 4, सबसे पहले कॉल हुआ 4। 4 कॉल होते ही हम यहाँ आए, a की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, a क्या है, इसको x ही कह देता हूं मैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये x, ठीक है, ये x में हमें मिला 4, ये x में मिला हमें 4, ये रहा 4 यहाँ पे, ठीक है। फिर अब इसकी बॉडी के हमने स्टेटमेंट देखे तो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3। रिकर्शन की बॉडी 3 स्टेप से मिलके बनी है, तो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3। दिस, क्या मैं स्टेटमेंट नंबर 1 पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा मेरा? बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉल्स, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न की हमारी एक्स की कंडीशन कितनी है, 4 है, और हमारा एक्स कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब दूसरे पर आए हम, दूसरे पर जैसे ही आए तो हमको क्या मिला, f इक्वल टू फैक्ट न्यू एक्स, एंड न्यू एक्स विल बी प्रीवियस x माइनस 1, जो भी ओल्ड x है उससे एक कम, तो उससे एक कम कितना हो जाएगा, 3 इंटू x, ठीक है, तो x इज 4, so new x is 3, old x is 4। ये पता, ये स्टेप समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने? यहां से हम 1 2 3 3 स्टेप पर गए। 3 स्टेप में पहला स्टेप फॉल्स, दूसरा स्टेप क्या हुआ, x को 1 से कम कर दो, x को 1 से कम कर दिया 3, और जो करंट x ओल्ड x था उसको यहाँ लिख दो, तो ओल्ड x को हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, यही होगा ना। और थर्ड स्टेटमेंट हुआ आपका रिटर्न f, रिटर्न f। लेकिन क्या हम तीसरे स्टेटमेंट पर जा पाएंगे? उससे पहले हमारी कॉल फिर आ गई, क्या हमारा बुलावा आ गया फिर? क्या हम तीसरे स्टेटमेंट पर जा पाएंगे? क्या हमारी कॉल दूसरे पे ही आ गई? ये देखो फैक्ट एक्स, क्यों भाई? तीसरे पे नहीं जाएंगे सर। फैक्ट एक्स पर फिर से कॉल आ गई, आप फिर से कॉल आई, तो आप तीसरे पर जाने की बजाय फिर से फैक्ट एक्स का जो बॉडी है वो डिफाइन किया आप, 1 2 3 3, एंड व्हाट इज 2? व्हाट इज 2? सर फैक्ट x होगा 2 और इंटू x हाँ, तो पहली बात तो ये है कि पहला स्टेटमेंट तो चलेगा ही नहीं, काम का ही नहीं है हमारे, तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा, पहला तो फॉल्स हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, f इज इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ व्हाट 2 इज न्यू एक्स, 2, व्हाट इज ओल्ड एक्स, व्हाट इज ओल्ड एक्स, 3, है ना, जो यहाँ पर x होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। एंड नाउ रिटर्न f। नाउ फिर हम दूसरे स्टेटमेंट में एंगेज हो गए, तीसरा स्टेटमेंट आ पाता उससे पहले फिर हम दूसरे स्टेटमेंट पर एंगेज हो गए। तो सर जब दूसरे तक पहला रिटर्न नहीं करेगा तब तक तीसरे पे जा ही नहीं सकते। दूसरे पे जाएगा, अभी रिटर्न कहाँ करेगा? नहीं, जब तक पहला रिटर्न कर लेगा ना, जैसे ही वैसे ही फिर थर्ड पे आएगा, फिर सेकंड पे जाएगा, फिर थर्ड पे आएगा। थर्ड पे अभी जाएगा नहीं ना, सेकंड पे फिर से कॉल आ गई है। हाँ सर, तो फिर वो अब फिर से कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो फिर से सेकंड पे आएगा, ऐसा होता हाँ, रहेगा। वो अभी बता रहे हैं, आगे क्या होगा कहानी तो आगे पता लगेगी। 1 2 3, फिर से ये कंडीशन फॉल्स, टू स्टेटमेंट f इक्वल टू
fact new x is 1 into old x is 2, and third statement is return f. Now here I am calling again 1 2 3. अब की बार x कितना है? 1 कितना है x अब की बार? 1 1. तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ये स्टेटमेंट ट्रू होते ही रिटर्न की वैल्यू कितनी मिली? रिटर्न की वैल्यू कितनी मिली? 1 1. और रिटर्न हमेशा अपने ओल्ड पेरेंट के पास जाता है, तो रिटर्न होकर जहां से हम कॉल हुए थे वहां आ गए, उतने पार्ट की वैल्यू हो गई 1. 1 into 2, 1 into 2, 1 सॉरी 1 2 into 2 2, 2 2 हुआ ना? 2 हुआ ना? यस सर। और 2 की वैल्यू कहां पर सेव कर दी जाके? 2 की वैल्यू कहां पर सेव कर दी जाके? सर एफ में। सर एफ ऑफ 2 में करेंगे ना, फैक्ट ऑफ 2 में। हाँ ये देखो, ये आ गया यहां पर 2, ये आ गया 2, ठीक है, ये आ गया 2। अब यहां से रिटर्न F2, रिटर्न F2, ये अब रिटर्न टू यहां आया, तो ये आया 2 into 3, 6, और ये 6 आ गया यहाँ स्टोर हुआ, इसने 6 किया, ये 6 हुआ, 6 into 4, 24, 24 यहाँ से रिटर्न हुआ और यहाँ हो गया। क्यों भाई? यस सर। हाँ जी, तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि ये कहानी कैसे चल रही है। तो बैक ट्रैक, बैक ट्रैक, बैक ट्रैक, बैक ट्रैक होता गया, बैक ट्रैक होता गया, बैक ट्रैक होता गया, तो बैक ट्रैक, बैक ट्रैक, बैक ट्रैक फटाफट होता चला गया, ठीक है। तो ये आपका जो है ये फटाफट यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि कैसे होना है। अब यहाँ पे बैक ट्रैकिंग हो रही है बच्चा, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि सेकंड स्टेटमेंट पर जाने से पहले थर्ड स्टेटमेंट पर जाने से पहले सेकंड स्टेटमेंट प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जब तक फाइनल सेकंड एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके पास सारे तीसरा चलना शुरू हुए। तो कहानी क्या हुई? कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई कि अपन ने किस तरीके से मूवमेंट किया। अपन ने मूवमेंट किया ऐसे 1 2 3, तीसरे पर आते उससे पहले फिर यहाँ से 1 2 3, उससे पहले फिर यहाँ से 1 2 3, और अब की बार जाके 1, फिर बैक, फिर यहाँ से बैक, फिर यहाँ से बैक, फिर यहाँ से बैक। ये आ रही समझ में बात? यस सर। क्यों? क्यों भाई? ये आ रही समझ में? यस सर। यस तो सर। ये अपना रिकर्सन का सिंपल फंडा होता है। रिकर्सन का फंडा ये होता है कि अपन कुछ चीजें छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, लौटते समय जो बचा हुआ है उसको उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे। तो बच कौन रहा था? तीसरा बच रहा था, तीसरा बच रहा था।
तो तीसरे को लौटते में उठाते गए उठाते गए उठाते गए उठाते गए। ठीक है, ये चीज आ रही है समझ में? ये हमारा पूरा रिकर्सन का फंडा है। रिकर्सन को इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, घुमा फिरा के इस तरह। सर हाँ सर जैसे यहाँ पे थर्ड इंस्ट्रक्शन बार बार बच जा रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि कई बार एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन हो जो बच जा रहे हो? हाँ, अब मैं इसको बताऊं और डिटेल में बताऊं करके, तो इसको कैसे समझेंगे ये स्टेटमेंट जरा समझते हैं। देखो कैसे, आपने रिकर्सन की बॉडी में 3 स्टेप डिफाइन किए। 3 स्टेप में आपने तीसरा स्टेप अभी नहीं चला था, उससे पहले आपको 2 से फिर रिकर्सन की बॉडी डिफाइन करनी पड़ गई। आपने 1 2 3 डिफाइन किया, फिर आपने 2 से डिफाइन किया, 2 से फिर रिकर्सन की बॉडी डिफाइन करनी पड़ गई। सेम टास्क है, रिपीटेटिव टास्क, तो जो टास्क ये होगा वही टास्क ये होगा, वही टास्क ये होगा। लेकिन अब 2 से आपको मिल गया टर्मिनेशन। तो आप बैक हुए 2 पे, फिर आप 3 पे आए, बैक 2 से 3 पे आए, 3 से फिर आप 2 पे पहुंचे, फिर 2 से आप 3 पे आए, फिर 3 से 2 पे पहुंचे, फिर 2 से 3 पे आए और लौट के चले गए। लौट के आपको घर जाना है। तो जो जो रास्ते में आप छोड़ते गए थे उसको बैग में उठाते हुए लेते चले आ रहे हैं। तो आप क्या जा रहे थे, आप अचानक जा रहे थे डेस्टिनेशन पर, घर से निकले, बढ़िया, घर से निकले, डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते उससे पहले ही आपकी किसी दोस्त ने आपको फोन करके बुला लिया, तो आप पाथ से डाइवर्ट हो गए। ठीक है, फिर आप अपने दोस्त के यहाँ गए, आपने सारा काम फिनिश किया, फिर आप लौट के अपने बैक ट्रैक पर आए और फिर आप अपने डेस्टिनेशन पर चले। ये कहानी टोटल ओवरऑल रिकर्सन की होती है। मतलब रिकर्सन क्या करता है कि फ्रॉम टॉप टू डाउन एग्जीक्यूट होता जाता है और डाउन टू टॉप जो है कॉल होता जाता है और डाउन टू टॉप एग्जीक्यूट होता जाता है। कॉलिंग एग्जीक्यूशन। तो यहां से जब हम नीचे उतरेंगे तो कॉल 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 कॉल, डन 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 डन। ये समझ में आया रिकर्सिव? क्या ये लूपिंग है एक तरीके से? यस सर। देखो कैसे लूपिंग है ये। लूप 1, लूप 2, लूप 3, लूप 4। क्या ये 4 बार लूप लगा हुआ है? क्या ये 4 बार लूप लगा हुआ है? अरे भाई आप बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो मतलब क्या बनेगा? 4 बार ही लगा हुआ ना, एक बारी तो टर्मिनेट हो रही, हाँ एक बारी टर्मिनेट हो रही, बाकी तो लगा हुआ सर 4 हाँ, बारी। बाकी लूप है, सारा लूप। तो रिकर्सन का ये पॉइंट तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा एकदम, कि अगर हम किसी भी रिकर्सिव कोड को सॉल्व करने जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा। रिकर्सिव कोड को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल सा एक काम करना है कि हमें उसकी बॉडी डिफाइन कर लेनी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूं, f in 10 if n equal to 1 return print sorry printf %d and else f int sorry, ये रहा आपका f n-1 और printf %d n-1 print n. What is? Just tell if I am taking n4, what will be the output of this recursion? What will be the output of this recursion? Sir, 1 2 3 4 4 3 2 1. So start with f
n is 4, and define this is the first step, this is second step, this is third step. So define this is the first step, this is the second step, this is the third step. Before going to the third step, in second step, recursion is again calling with f new n will be 3. But you write down the print value, print of n, old n. This n and this n will be same. This is new n, this is old n, this is old n. Now fn3, I will again call 1, 2, 3. And again 2, I am going to fn new value 2. And what is the print? Print is n. Print is n. तो यहाँ से कॉल हुआ था old n. Old n ये रहा, old n ये रहा, ये new n रहा. And now again I am defining the statement 1, statement 2, statement 3, statement 3. And again this is the fact n2, fact n2 and print old n. And now here again 1, 2, 3. What is 2? What is 2? fn with value 1 and print old n. And what is fn1? What fn1 क्या return करेगा? Anybody? 4. हाँ, n1 होगा तब current n print वन करना है. करेगा वो, वन 1 प्रिंट करेगा. तो यहां से 1 प्रिंट हुआ, सबसे पहले प्रिंट हुआ 1. तो यानी इस स्टेटमेंट का काम खत्म हो गया. अब जरा इस पर आओ. प्रिंट n, व्हाट इज वन करेगा n? तब भी डिसेंट वैल्यू प्रिंट 1, n, व्हाट इज n? डिसेंट वैल्यू 1. ऊपर जो n ऊपर से है वो n है, यहाँ पे ओल्ड n है. तो 3 को फिर तो 2 करेगा. ये जो n यहाँ पर है वही n यहाँ पे लिखा हुआ है. तो क्या प्रिंट करेगा? 2 प्रिंट करेगा. तो प्रिंट करेगा 2. तो इसका भी काम खत्म हो गया. इसका काम खत्म. बैक ट्रैक करके फिर आए प्रिंट n. व्हाट इज प्रिंट n? 3. व्हाट इज प्रिंट n? सर 2 3 आएगा ना फिर. एक मिनट, इसमें मैंने 2 बार लिख दिया 2 2 ना. ये fn2 लिख दिया और ये fn2 लिख दिया, 2 बार लिख दिया. तो इसको हटा लेते हैं एक वाले को. ये 2 बार वैल्यूज एक जैसी लिख गई हैं. तो ये हटा के लिख दिया और अब हटा के ये 2 3 और fn1 और प्रिंट n. यहाँ से मिला आपको आउटपुट 1. यहाँ से प्रिंट n मिला आपको, प्रिंट n n2, प्रिंट 2 मिला. यहाँ से फिर n. व्हाट इज n n? व्हाट इज n n? 3. ये वाला काम खत्म. प्रिंट n इज 3, प्रिंट n इज 3. ये वाला टास्क भी खत्म. ये वाला पूरा टास्क खत्म. लौट के आ गए. फिर व्हाट इज प्रिंट n? करंट n इज 4. करंट n इज 3. करंट n दिस मतलब करंट मतलब जो यहाँ पे n लिखा है वही ऊपर का n होगा. इसकी बॉडी में कौन सा n आ रहा है? इसकी बॉडी में वही n आ रहा है जो ऊपर है, ये वाला n. तो हमेशा प्रिंट n क्या होगा? प्रिंट n वही होगा जो ऊपर n है. तो ये हो गया 4 1 2 3 4. तो आउटपुट आ गया ये हमारा निकल के 1 2 3 4. तो इसमें करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है. रिकर्सिव बॉडी डिफाइन कर देनी है. रिकर्सन एक बार डिफाइन कर लेना है और आपको फटाफट आंसर पता लग जाएगा. अब इसमें अगर और एक बार समझने जाते हैं तो मैंने कुछ नहीं किया था. सर हाँ सर अभी आपने पिछले एग्जांपल में जैसे लिया था ना, 3 इंस्ट्रक्शन लिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड. फिर सेकंड फिर से कॉल कर रहा था फर्स्ट सेकंड थर्ड को, और फिर से सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड को कॉल कर रहा था. अगर जैसे 4 इंस्ट्रक्शन होते तब क्या कैसे होता? जैसे 4 4 इंस्ट्रक्शन होते होते तो ऐसे होता 4 3 4. अब मान लो 2 पे कॉल आ जा रही है तो Yes, 2 sir. पे कॉल आने के बाद फिर हम 1 2 3 4 जितने पहले स्टेप थे उतनी दोबारा स्टेप डिफाइन करेंगे. फिर मान लो 2 पे कॉल आ जा रही है 1 2 3 4.
फिर 2 पे मान लो आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन मिल गई, तो टर्मिनेटिंग कंडीशन बैक, go to 2 to 3, 3 to 4, now 4 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and now 4 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and back. This is called backtracking, है ना? ये backtracking है ना? यस सर। तो बस सिंपल सा काम है, आप कुछ भी करते रहे। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट डिफाइन किया इन 10 और मैंने कंडीशन ली इफ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, प्रिंट एफ और n कर दिया, और यहाँ पर मैंने दिया प्रिंट एफ और यहाँ लिया n माइनस परसेंट डी वगैरह ये सब आप लगा लेना, मैं लगा नहीं रहा हूँ। और ये हुआ हमारा एफ एन माइनस वन। अब इसका आउटपुट बताओ क्या होगा? फटाफट करो इसको, कॉपी पे डायग्राम बनाओ। सर एन सारे इनिशियली क्या है? एन की वैल्यू अब देनी होगी, तो एन की वैल्यू ले ले रहे हैं 4। तो इसकी वही बॉडी बनाओ। सर, कितने 4 स्टेटमेंट? 3 सर 2 4 1 3 2 1 हाँ करेक्ट। 1 2 बार होगा सर लास्ट में। हाँ तो इसको देख लेते हैं कि 1 2 बार होगा कि 1 बार होगा। लेट्स स्टार्ट। तो देख लेते हैं। एक ही बार ही होगा भाई। देखो एफ एन 4, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 2 इज प्रिंट एन and fn minus 1, new n will be 3 and this n will be 4. Now fn3 is again 1 2 3, 1 is done, 2 is print n is 3, and 3 is fn is 9, new n is 2. So again there is 1 2 3, one statement done, second print n 2, and what is a new n? New n will be 1, and there is a condition 1 2 3, and now one condition is print n, current n, जो n था हमारा n इक्वल टू 1 था ना, जब टर्मिनेटिंग कंडीशन मिलेगी उस समय n हमारा 1 हो जाएगा, तो 1। तो ये हमारा यहाँ से बैक हुआ, इसने प्रिंट किया 1, फिर ये ऑलरेडी प्रिंट करता हुआ आ रहा होगा, ये इसने प्रिंट n 4 किया होगा, तो सबसे पहले 4 प्रिंट हुआ होगा, यहाँ से प्रिंट 3 हुआ होगा, तो यहाँ से 3 प्रिंट हुआ होगा, यहाँ से 2 प्रिंट हुआ होगा, तो यहाँ से 2 प्रिंट हुआ होगा, और इस वाले n से 1 प्रिंट हुआ होगा। तो 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। सर यहाँ से वापस नहीं जा रहे ना, जब आपने 1 प्रिंट किया तो फिर लाइन 2 भी तो एग्जीक्यूट होगी। प्रिंट 1 प्रिंट हुआ तो हम यहाँ आए ना वापस लौट के। नहीं, वहां रिटर्न थोड़ी लिखा हुआ है। नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट प्रिंट एफ रिटर्न नहीं करेगा ना, प्रिंट एफ तो रिटर्न कर। सर रिटर्न कर देगा प्रिंट। हाँ बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा प्रिंट एफ रिटर्न। प्रिंट एफ आपके पेरेंट फंक्शन को रिटर्न करेगा। प्रिंट अगर रिटर्न नहीं करता है तो मेन पे कैसे पहुंचते होगे लौट के? आप मेन पे जो आप यहाँ लगा देते हो प्रिंट एफ लगा देते हो, यहाँ प्रिंट एफ कुछ प्रिंट कर देते हो, तो मेन पे कैसे पहुंचते होगे अगर मेन से प्रिंट एफ रिटर्न नहीं करेगा मेन को? तो सर वो तो सारी लाइन ऑफ मतलब पूरा कोड खत्म हो गया इसलिए वापस रिटर्न करता है। कोड खत्म हो गया कैसे पता लग रहा कोड खत्म हो गया आपको? सर या कंप्यूटर को तो कैसे पता लगेगा? या तो रिटर्न स्टेटमेंट हो या वो लास्ट स्टेटमेंट हो। नहीं, लास्ट स्टेटमेंट कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा? सर नहीं, पर मतलब मेरा मतलब था ना सर, जैसे आपने जो पिछला कोड लिखा था उसमें जैसे इफ n इक्वल टू 1 वाली कंडीशन ट्रू हुई हाँ, तो वो प्रिंट और रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप रिटर्न भी लिख सकते हो, उसको रिटर्न लिख सकते हो, या रिटर्न काट के आप प्रिंट भी लिख सकते हो, प्रिंट एफ दे सकते हो। तो प्रिंट एफ दोगे तो आप यहाँ प्रिंट से बैक मारना स्टार्ट करोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रिंट भी दे सकते हो, रिटर्न भी दे सकते हो।
प्रिंटफ स्टेटमेंट सेम बिल्कुल वही काम करेगा जो रिटर्न स्टेटमेंट काम करेगा। प्रिंटफ आपको पीछे बैक ट्रैक गार्जियंस के पास लेके चला जाएगा। सर उसमें आपको प्रिंटअप की जगह दूसरा फंक्शन होता तो वो भी रिटर्न करता है ऐसे ही? नहीं, प्रिंटफ की जगह दूसरा होता तो क्यों रिटर्न करता भाई? प्रिंटफ का printf- कुछ ऐसा कोड होता होगा कि प्रिंटफ अपने पेरेंट फंक्शन को रिटर्न करता होगा, बाकी फंक्शन का कोड हमें थोड़ी पता है कि क्या होता है। ओके सर, मतलब प्रिंटअप रिटर्न करता है। हाँ, प्रिंटफ रिटर्न करता है, बिल्कुल करता है प्रिंटफ रिटर्न। प्रिंटफ रिटर्न मेनली, अगर प्रिंटफ रिटर्न नहीं करेगा तो आप मेन तक पहुंच नहीं पाओगे लौट के। मेन तक भी तो आपको पहुंचना है। अगर आप मेन से किसी फंक्शन को कॉल लगाएंगे और उसमें पहली स्टेटमेंट ही प्रिंटफ लिख देंगे एक नंबर, और नीचे की तो सर सारी एग्जीक्यूट फिर भी होंगी ना सर, वो वापस थोड़ी कर। क्या बोल रहे? अरे आप उस चीज को गोल गोल घुमा रहे हो बहुत। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इसको चला के देख लेना जाके कि चलता है कि नहीं है। तो चला लेना जाके, सिंपल n इक्वल टू 1 कर देना और चला के देख लेना कि वो कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। सर अगर प्रिंटफ की स्टेटमेंट लास्ट में होगी तब रिटर्न अरे करेगा भैया, ना, पहले प्रिंटफ की मैं सिंपल इस स्टेटमेंट में आप लोग उसको पकड़ के रह गए लाइन को। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें इफ n इक्वल टू 1 मैंने प्रिंट किया तो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ दे दिया। मैंने आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ लास्ट 10, बस लास्ट 10 की वैल्यू मैं प्रिंट दे रहा हूँ बस। इसको मैं ये बता ही नहीं रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पर ये रिटर्न स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको रिटर्न स्टेटमेंट एज्यूम करना पड़ेगा आपको, वरना रिकर्सन टर्मिनेट ही नहीं होगा। आप रिकर्जन की बात कर रहे हो? हाँ, रिकर्सन ही की बात कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं सर, मैं तो मेन की बात कर रहा था। मेन में जो आपने बोला है ना। आप जो है पहले कोड बना लेना, चला लेना, फिर बाद में हमें बता देना कि सर कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। सर यहाँ अगर कोई इंस्ट्रक्शन रिटर्न करता है तो उसका अगला वाला इंस्ट्रक्शन नहीं चलता ना अरे सर यार, फिर? मैं फंक्शन पे नहीं जा रहा भाई। रिटर्न स्टेटमेंट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। मुझे फंक्शन में अभी बताना पड़ेगा पूरा कि रिटर्न स्टेप, रिटर्न 0 भी होता है, रिटर्न 1 भी होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर नहीं पता सर ये। हाँ, तो एग्जैक्टली मैं अगर इस चीज को बताने जाऊंगा तो फिर तो बहुत लंबा चलने वाला है मामला कि रिटर्न स्टेटमेंट में रिटर्न की क्या मतलब होती है, रिटर्न का बैक में कैसे जाते हैं, ठीक है, कैसे असाइन होती होंगी वैल्यू। तो मैं यहाँ रिकर्सन बता रहा हूँ एग्जैक्टली, बस रिकर्सन की हेल्प से आपको फंक्शंस के कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फंक्शन के पॉइंट क्या होंगे। उसको आपको कोड बना के देखना पड़ेगा एक बार। अगर आप कोड नहीं बनाओगे तो आपको फिर मजा नहीं आएगा। सर आपको तो एक बार सर तो ऐसे डाउट, जैसे सर आपने कहा था कि डाउट आएंगे बीच में तो पूछ लेना सर, तो ऐसे डाउट आ रहे हैं फंक्शन से रिलेटेड तो तो फिर? वो एक्स्ट्रा क्लास में ही कवर करा पाऊंगा इस तरीके की चीजें, अगर जो आपको कंफ्यूज कर रही होंगी कि रिटर्न 0 का क्या मतलब होता है, रिटर्न 1 का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब क्या होता है। ये अभी तो नहीं करा सकता, इसमें रिकर्सन सर में तो हम नहीं बता सकता। सर हम ये रिटर्न जीरो वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्रिंटफ की बात कर रहे हैं। आपने जो मेन वाले फंक्शन की जो बात करी, मेन में जो आपने प्रिंटफ की बात करी ना, उसकी बात कर रहे। आपने कोड बनाया है कभी ऐसे रिकर्सिव? रिकर्सिव बनाया है यस सर। सर। आप एक बार बना लेना जाके, अगर नहीं रिटर्न हो रहा होगा तो पूछना मेरे से। नहीं सर, आपकी बात ठीक है, वो नहीं हम कह रहे। सर आपने बोला ना कि मेन में अगर हम प्रिंटफ लिखेंगे लास्ट में तो वो मेन पे ले जाएगा वापसी, अगर जब कोड खत्म हो जाएगा, उसकी बात चलो कर रहे। उसको उसको ब्रेक करते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं खींचने का उस बात को। मैं आपको ये बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे रिकर्सन का पैरामीटर कि रिकर्सन क्या है। आप प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे तो बैक गार्जियंस के पास जाएंगे, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये होता है। ओके सर। अगर अब मैं इस चीज को अगर ऐसे करूं, f in 10 if n equal to 1 return 1 f n by 2 printf %
n. Tell me the answer. If n equal to 17. तो इसको वैसे ही बनाना पड़ेगा कोड को प्रॉपरली। ये स्टेटमेंट नंबर 1 हुआ, स्टेटमेंट नंबर 2 हुआ, स्टेटमेंट नंबर 3 हुआ। तो आपको प्रॉपरली ऐसे तोड़ना पड़ेगा। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। फिर 2 से हम कहाँ पे चले गए? n/2। अब यहाँ पे ये मत करना कि ये इंटीजर नहीं है, ये हम एक स्यूडो कोड के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को। तो ये इंटीजर ही होगा डेफिनेटली। ये int 10 है तो ये भी int 10/2 इंटीजर होगा। तो 17/2 17/2 हो जाएगा नया n। नया n होने के बाद प्रिंट मॉडुलर दिस n। तो ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं इसको आराम से। ये नया n कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी fn हो जाएगा 8 और प्रिंट n हो जाएगा 17। तो 17 पर आते उससे पहले n8 की कॉल आ गई। 1 2 3। फिर सर यहाँ 1 पे 2 हो गया स्प्लिट 17 n आंसर आधा है। हो गया और ये हो गया प्रिंट n। फिर यहाँ से 1 2 3, ये n कितना हो गया? आधा हो गया और ये प्रिंट n हो गया, पुराना n। ये n कितना हो गया? 1 2 3। ये 2 क्या हो गया? ये 2 क्या हो गया? स्टेटमेंट fn1 और ये हो गया प्रिंट n। अब n1 से रिटर्न 1, यहाँ से रिटर्न कर गए आप, यहाँ से रिटर्न कर गए, प्रिंट n पर पहुंचे, करेंट n कितना था? 2 था। यहाँ से बैक ट्रैक किए, यहाँ पहुंचे, tn कितना था? tn करेंट n कितना है? सर ये लास्ट में जब रिटर्न कर रहा है वहां पे फिर से बताना, जैसे f ऑफ n की वैल्यू जब 1 थी उसके बाद रिटर्न करेगा तो क्या होगा, एक बार फिर से बताना। f(1) के बाद जब ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया तो 2 के बाद कौन सा बचा? स्टेटमेंट नंबर 1 कंप्लीट ही हो गया था, स्टेटमेंट नंबर 2 कंप्लीट ही हो गया था, तो तब बचा कौन? तीसरा ही स्टेटमेंट तो बचा। ये तो स्टेटमेंट फाइनली रन हो गया ना, दूसरा स्टेटमेंट। इस दूसरे स्टेटमेंट की वैल्यू कितनी निकल के आई? इसका रिटर्न मिल गया आपको, रिटर्न 1। इसको आगे और तोड़ के देखना पड़ेगा 1 2 3 करके। तो इसके 1 से फाइनली बैक होके आप यहाँ पे आओगे 2। 2 अगर डन हो गया तो 3। अब इसके 3 से फिर लौट के जाओगे 2 3 2 3 2 3। ये हो गया। ये तो बिल्कुल वैसे ही कोड लिखा हुआ है जैसा अभी n-1 वाला कोड डिस्कस किया मैंने। इसमें कुछ मैंने अलग थोड़ी लिख दिया है, इसमें बस वैल्यू को आधा करता जा रहा हूं मैं, हाफ हाफ करता जा रहा हूं, 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 और उसके बाद प्रिंट फंक्शन को कॉल करता जा रहा हूं, प्रिंट फंक्शन को कॉल करता जा रहा हूं, प्रिंट फंक्शन को कॉल करता जा रहा हूं। वो सेम कहानी है जो ऑलरेडी हमने अभी पहले फैक्टोरियल में पढ़ी थी, जो हमने पहले n-1 में पढ़ी थी, जो और सारे कोड्स में डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम वही कोड लिखा हुआ है। अगर आप लोग उसको एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन मैं कर देता हूं एक बार और। सर इसमें प्रिंट एफ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा ना लास्ट में? हाँ, 3 स्टेटमेंट है, जैसे इसमें बिल्कुल सेम पहले ही वाले जैसा है। एफ एन की वैल्यू 17, बॉडी ब्लॉक 1 2 3, सेकेंड स्टेटमेंट अगेन एफ न्यू एन इज द हाफ, integer value 8 and print n
तो दो स्टेटमेंट, प्रिंट पहला तो नहीं एग्जीक्यूट होगा ना, जैसे कॉल हुआ तो नहीं, कॉल प्रिंट के को बाद तो अभी स्विच को हो जाएगा ना एग्जीक्यूट ऊपर। नहीं होगा, प्रिंट एग्जीक्यूट होगा लौटते समय। अभी तो FN8 की वैल्यू कॉल होगी तो फिर से 1 2 3 यहां से यहां, जो बिल्कुल सेम जो हमने अभी n-1 वाले कोड में किया था वही यहां पर कर रहे हैं। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। तो 1 2 3 F नया n कितना हुआ? 4 4 प्रिंट n, ये n फिर टूटा 1 2 3, ये FN, ये FN कितना हुआ 2, ये हो गया प्रिंट n, ये FN2 टूटा 1 2 3 और ये 2 कितना हो गया FN1 और ये क्या हो गया प्रिंट n और ये FN कितना हो गया 1 2 3। अब की बार 1 स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो 1 इज बैक, 2 से 3 पे गए, 3 से Pn मिला, Pn कितना है दिस n एंड दिस n इज सेम, तो प्रिंट 2, तो बैक दिस 1। ये गार्जियंस ने उछाल के फेंका और अपने पुराने वाले के पास लौटा दिया। पुराने के पास लौटाने के बाद फिर से Pn का मतलब जो करेंट है, जो हमारा ओल्ड है, जो यहाँ पे हेड पे लिखा है, तो हेड पे हमारा 4, तो इस वाले प्रिंट n ने 4 प्रिंट किया, फिर इसने बैक करके लौटा दिया यहाँ। तो ये हुआ, ये स्टेटमेंट डन हो गया, स्टेटमेंट डन हो गया। तो ये तीसरा Pn, व्हाट इज Pn 8, तो यहाँ से बैक होके यहाँ पे गए 8 और ये n कितना हो गया, ये n ये वाला 70, 2487, ये रिजल्ट हमारा आ जाए। सेम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। बस मैंने क्या कर दिया, वहां पे FN-1 कर रहा था मैं, FN-1 कर रहा था, यहाँ पे हमने FN